हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फ्रिक्शन से रिलेटेड एक डेरिवेशन करेंगे एंड दैट डेरिवेशन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट? So let us start with the derivation, angle of friction. So what is angle of friction? देखिए, आप समझ लीजिए पहले आराम से, इसको डिफाइन हम कर लेंगे बाद में। लेट्स से हमारे पास कोई मास है, वी हैव अ मास, दिस काइंड ऑफ मास, ठीक है? दिस इज मास m and this is placed over a horizontal surface. ये मास हमारा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है जो कि कोई फ्रिक्शन ऑफर करेगी इस ऑब्जेक्ट को। क्लियर? तो अगर मैं इस मास के ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ, जिस फोर्स के वजह से ये मास जस्ट अबाउट टू मूव के पोजीशन में हो, मतलब लिमिटिंग सिचुएशन में हो, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका एक्ट करे। देखो, इस तरीके से मैं डील कर लेता हूँ प्रॉब्लम को। लेट से कि मैं इधर एक फोर्स लगा रहा हूँ एंड दिस फोर्स बी सम एफ, दिस फोर्स इज एफ and this is the highest value of applied force for which the body is not moving, body is at rest, or we can say that body is just about to move. अगर मैं फोर्स को थोड़ा भी और इंक्रीज करूंगा तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। मतलब आपने तीन तरीके के फ्रिक्शन कॉफिशिएंट्स पढ़े हैं या फ्रिक्शनल फोर्सेस पढ़े हैं, जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, उसके बाद इसी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसपे बॉडी मूव करने के वर्च पे होती है, मतलब अबाउट टू मूव होती है। एंड अगर आपका अप्लाइड फोर्स इस वैल्यू को भी क्रॉस कर जाता है, यानी फर्दर मैं अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करता हूँ, तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पर एक्ट करता है, यानी बॉडी जो है वो स्लाइड होना शुरू कर देती है। तो मैंने जो फोर्स यहाँ पर लगाया है वो लिमिटिंग वैल्यू का फोर्स मैंने यहाँ पर लगाया है। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, लिमिटिंग वैल्यू। आई होप कि आप ये समझते होंगे कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है। तो इसके रिस्पॉन्स में जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा, बॉडी मूविंग नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज लेट्स से एफ आर। एफ आर, राइट? वी नो दैट कि बॉडी का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, दिस विल बी योर एम जी, और बॉडी का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, दिस विल बी, देखो एरोस इक्वल होने चाहिए, उस चीज पे मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो इक्वल बना सकते हैं, तो जस्ट मैं इक्वेशंस में वो बात रिफ्लेक्ट करूंगा तो वहां पे आप ये बात समझ लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू का फ्रिक्शन लग रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू एल इंटू में नॉर्मल। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन यहाँ पर बनाऊँ इस बॉडी की, देखो बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और अबाउट टू मूव के सिचुएशन में, अबाउट टू स्लाइड के सिचुएशन में है, तो हम लिख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में आपके फोर्सेस बैलेंस करेंगे, यानी एम जी विल बी इक्वल टू नॉर्मल, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आपके फोर्सेस बैलेंस करेंगे, यानी जो मेरा अप्लाइड फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो चलो यहाँ से मैं फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ। एफ आर मेरे को मिलेगा म्यू एल इंटू नॉर्मल का वैल्यू है मेरा एम जी, तो यहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगा एम जी, राइट? देखो, अब यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, आप क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स देखने की कोशिश करेंगे। देखो, इनका रिजल्टेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, जस्ट ड्रॉइंग द डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट जो आपका रहेगा वो रहेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से दिस विल बी द रिजल्टेंट। क्लियर? तो ये जो एंगल होता है आपका नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है, यहाँ पर इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आर वेक्टर, एंड दिस आर वेक्टर, देखो सब वेक्टर फॉर्म में ही है यहाँ पर, फ्रिक्शनल फ्रिक्शन फोर्स भी एक वेक्टर फॉर्म में है, एन भी एक वेक्टर फॉर्म में है। तो दिस आर इज द रिजल्टेंट ऑफ, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, आर जो है आपका वो क्या है, रिजल्टेंट डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन provided by the ground, provided by the surface, and resultant of force of normal reaction provided by the surface, and frictional force
ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लिमिटिंग है, ध्यान रखना, हाईएस्ट वैल्यू है। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोट करना, एंड बाय द सरफेस एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये रिजल्टेंट हो गया। तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछे कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बस हम इसको डिराइव भी कर देंगे, अभी 2 मिनट की बात है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ normal reaction and limiting frictional force acting on the body. Clear? So the angle of friction, it is the angle between normal reaction acting on body and the resultant of frictional force, ये लिमिटिंग है, फिर से मैं कोट कर देता हूँ, एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी। अंडरस्टूड? देखो अब इस ट्रायंगल पे आप अगर आ जाए, ये जो ट्रायंगल आपको इसको नेमिंग कर सकते हैं आप, ओ, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज लेट्स से ए, एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से बी। तो ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी द टेन थीटा, थीटा इज अवर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। टेन थीटा क्या रहेगा बच्चे? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा? फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज एफ आर, डिवाइडेड बाय बेस है मेरा एन। ठीक है, थीटा के सामने ये जो डॉटेड लाइन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स की जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसी के इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऊपर फ्रिक्शन बाय नॉर्मल। फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे हम। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है? म्यू लिमिटिंग इनटू नॉर्मल एंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा। सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एल। क्लियर? एंड थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ फाइनल वैल्यू, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एल। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट है। और सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, समझना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट? देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो सरफेस की प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करता है। अब आप समझिए इस चीज को, अगर मान के चलिए कोई सरफेस है, यानी दो सरफेसेस है, यानी एक सरफेस रहेगी आपके ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर रखा है, और एक आपकी रहेगी फ्लोर की, यानी नीचे वाली जो सरफेस है वो। ठीक है, दो सरफेसेस हमारे पास होंगी, और वो दोनों सरफेस जब कॉन्टेक्ट में आएंगी तो वो कुछ फ्रिक्शन जो है ऑफर करेंगी। तो देखो जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लिमिटिंग, इट मींस द फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट पर होती है, वो डिपेंड करता है इन सरफेसेस के नेचर पे। क्लियर? तो आप ऐसा कह सकते हैं सिंगल लाइन में कि आपका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो सरफेस की प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आप समझो अगर यहाँ मैं ये सरफेस ना रखे, कोई दूसरी सरफेस रखता जो कि कम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफर करती है, ठीक है, तो आपका ये वाला जो एरो होता है, रेड एरो, फ्रिक्शन का जो एरो होता है, वो थोड़ा छोटा होता है क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई दूसरी सरफेस अगर मैं यहाँ पे रखता जो थोड़ा कम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफर करता होता, तो ये एरो आपका जाहिर सी बात है स्मॉलर होता, क्योंकि मैं यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ये छोटा होता अगर एरो, तब आपका ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये डिक्रीज करता, राइट? डिक्रीज ही करता ना, डिक्रीज करता, राइट? और अगर ये बड़ा होगा वैल्यू, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अगर विल बी ग्रेटर, देन ये आपका एंगल जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज हैपनिंग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेल्स अबाउट द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। अंडरस्टूड? तो ये सरफेसेस की प्रॉपर्टी बताता है, जो दो बॉडी जिनके कांटेक्ट के वजह से फ्रिक्शन अपीयर हो रहा है, उन दोनों बॉडीज की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हो आप ऐसे नोट करके, समझाने में मैंने आपको बता दिया है। अगर, चलो रिपीट करने का तो कोई फायदा नहीं है अभी। ठीक है, तो दिस इज योर द डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अंडरस्टूड और नॉट? वेरी नाइस।